Now I'm going to start the first chapter in accountancy, that is fundamental of partnership. Dear friends, पार्टनरशिप अकाउंट की अगर आप बात करोगे तो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या कोई भी रीजनल बोर्ड है, क्लास 12 के सिलेबस में पार्टनरशिप अकाउंट डेफिनेटली रखा जाता है। इसके बाद अगर आप आगे की क्लास में जाते हैं, जैसे बीकॉम में है जाते हैं, अगर आप सीए है, सीएस है, सिविल सर्विसेज भी है, वहां भी आपको पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ना ही पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट जो फंडामेंटल चैप्टर है, सबसे पहले इसके कंटेंट की हम बात करते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको समझना चाहिए या लर्न करना चाहिए। Dear students, first of all, you must be know the exact meaning of partnership, यानी पार्टनरशिप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए। इसके बाद पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दिस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके बाद आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के बेसिक थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आपको जानना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी ड्रॉइंग पर कैसे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, उसके क्या मेथड होंगे। ये दोनों टॉपिक यानी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दिस बोथ टॉपिक्स आर बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अकाउंटिंग टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो न्यूमेरिकल अकाउंटिंग टॉपिक्स आते हैं। पहला है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एक और टॉपिक भी आपको जानना चाहिए, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज द अकाउंट, और कुछ जनरल एंट्रीज जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपकी इस चैप्टर के कंटेंट में। अब एक एक करके हम सारे कंटेंट को आपको बताते जा रहे हैं, एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अगर ये सारे टॉपिक आपको पता है तो चाहे क्लास 12 हो या बीकॉम हो या सीए हो या सीएस हो, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे थियरी हो या फिर न्यूमेरिकल्स हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं पार्टनरशिप का जो फर्स्ट टॉपिक आपको बताया गया था, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप जब भी कोई टीचर पढ़ाते हैं या स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे पार्टनरशिप में कुछ न कुछ टॉपिक पढ़े होंगे भी, जो स्टडी में भी पढ़ाया जाता है। तो बार बार आप बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये टर्म्स आप बार बार आपके पास से गुजरता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से मोर देन 90% टीचर्स या स्टूडेंट कभी ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि 1932 क्यों लिखा होता है। पार्टनरशिप एक्ट तो कोई भी समझ सकता है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन। एक्ट का मतलब ही होता है नियम, अधिनियम, कायदा कानून। इसके बगल में लिखा होता है 1932 किसी भी बुक में। तो 1932 का क्या मतलब है? अगर हम आपको अभी मौका दें कि भाई अभी आप सोच कर बताओ 1932 से आप क्या समझ रहे हैं, तो आज तक जो भी 26-27 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा, हम हर साल ही पूछते हैं बच्चों से, और हर साल बच्चे एक ही जवाब आज तक देते आए हैं, जो भी नए बच्चे हैं जो पहली बार पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ रहे हैं, कि सर ये 1932 का मतलब यह है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना है या 1932 से लागू है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 2023 चल रहा है। अभी हम लोग 2023 जो भी ईयर है हमारा चल रहा है, और 1932 और 2023 में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो 90-91 साल का डिफरेंस आ रहा है।
थोड़ा कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करिए, यूज करिए। क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टनरशिप एक्ट 90-91 साल पहले भी रहा होगा? कॉमन सेंस यूज करो। या 1932 से पहले भी रहा होगा। ऐसा जब भी हम स्टूडेंट से पूछते हैं तो डियर फ्रेंड्स बाद में स्टूडेंट बताते हैं कि हाँ सर होगा, रहा होगा जरूर। इसका मतलब अभी अगर आपने जो कॉमन सेंस यूज किया कि सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 से चल रहा है, यानी यहां भी आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हमने क्वेश्चन को रिवर्स किया कि आप अपने कॉमन सेंस को यूज करिए कि क्या आपको नहीं लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पहले रहा होगा, फिर आप कहते नहीं सर लगता है रहा होगा। एक्चुअली बेटा एक एक्ट 1872 में बना था जो आरबी है। अगर आप बीकॉम में जाएंगे या सीएसीएस कोर्स करेंगे तो एक एक्ट आपको पढ़ना होगा जिसको कहा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये आरबी है। डियर फ्रेंड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 में बना था उसके अंदर ही 3 और एक्ट थे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। और साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ही था। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह के बारे में रूल्स और रेगुलेशन है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, these all are integral part of Indian Contract Act in 1872. But in 1881 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इससे अलग हो गया। अगर आप क्लास 11 या किसी और भी क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही था, बस ये 1881 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग हो गया। इसी तरह से 1930 में 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इससे अलग हो गया और इसी तरीके से 1932 में पार्टनरशिप एक्ट इससे अलग हो गया और इसकी अलग आइडेंटिटी हो गई या अलग एग्जिस्टेंस हो गया। एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। अगर आपका जनरल नॉलेज थोड़ा भी सही है तो सोच के आप देखो, बताओ अगर हम पूछे कि बेटा बताओ आज से 20 साल पहले रांची किस स्टेट में था, तो आप बोलेंगे सर बिहार में था। अब हम पूछेंगे अच्छा प्रेजेंट टाइम में बताओ रांची कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर झारखंड में है। तो बेटा आज से 20 साल पहले रांची जहां था वहीं आज भी है। उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेट, कोई भी जो रूट है सब कुछ वही है, बस केवल उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है कि अब वो झारखंड स्टेट में है। इसी तरह से पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में या पार्टनरशिप एक्ट 1932 में केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग होकर इनकी अलग एग्जिस्टेंस हो गया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही बना है या 1932 से ही ऑपरेट हो रहा है या 1932 के पहले ये ऑपरेट नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था 1872 से। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन क्लास 12th स्टैंडर्ड पे जो आप लोग पढ़ाई करते हैं बुक्स में ये सब चीज आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो आपके नॉलेज को इनहेंस करने के लिए कुछ चीजें हमने आपको बताया। अब हम आते हैं टॉपिक में, जो पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल, जिसमें कंटेंट की बात आपसे की जा रही थी कि सबसे पहले हमको पार्टनरशिप का मीनिंग जानना चाहिए कि पार्टनरशिप एग्जैक्टली होता क्या है। अगर अभी किसी भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि भाई बताओ पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप को आप हिंदी में बोलते हैं साझेदारी,
या किसी जूनियर क्लास 6, 7, 8 के बच्चे से भी पूछा जाए कि भाई बताइए पार्टनरशिप या साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो इतना तो कोई भी बता सकता है। कभी कुछ लोग मिलकर कुछ धंधा पानी कर रहे हैं, पार्टनरशिप है, तो बेटा आप गलत कहाँ बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हो भाई। कुछ लोग मिलकर कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका एक्यूरेट मीनिंग बाय लॉ इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इन सब चीजों को आपको समझना है। तो आते हैं आप पार्टनरशिप के मीनिंग पर। तो बेटा पार्टनरशिप की मीनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हम आप यहाँ पर आपके सामने लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग सारे कीवर्ड को एक साथ ज्वाइन करके इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताएंगे। बेटा पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, यानी 2 मेंबर होने चाहिए, और इसका मैक्सिमम रेंज होता है 50, यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा पर्सन नहीं हो सकते हैं। ये तो हो गया नंबर ऑफ पर्सन के रेंज, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या राह चलते किसी भी पर्सन को पार्टनरशिप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पार्टनरशिप में केवल ऐसे पर्सन को ही पार्टनरशिप बनाया जा सकता है जिसके पास एग्रीमेंट करने और समझने की एबिलिटी हो, योग्यता हो, जो एग्रीमेंट इंडियन लॉ के हिसाब से जो एग्रीमेंट कर सकता है और समझ सकता है। नाउ क्वेश्चन अराइज कि हु आर द पर्सन हु आर नॉट एबल टू मेक और अंडरस्टैंडिंग एन एग्रीमेंट, यानी कौन से लोग एग्रीमेंट करने के लायक नहीं माने जाते हैं बाय इंडियन लॉ। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी पर्सन जो इडियट है। अब इडियट का टेक्निकल मीनिंग आप समझिए क्या होता है। जनरली हम लोग इडियट बोल देते हैं, लेकिन इडियट का मतलब होता है पैदाइशी बेवकूफ, यानी ऐसा पर्सन जो बायोलॉजिकली प्रॉब्लम में है, उसको हम बोलते हैं इडियट। ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते, यानी ये पार्टनर नहीं हो सकते हैं। दूसरा होता है ल्यूनेटिक पर्सन। ल्यूनेटिक का मतलब होता है सनकी, यानी कभी कभी उनका दिमाग ठीक काम करता है, कभी कभी वो बीएसएनएल के सर्वर की तरफ से गायब हो जाते हैं। तो ल्यूनेटिक पर्सन भी एग्रीमेंट करने के लायक नहीं माने जाते। पहला हो गया इडियट, दूसरा हो गया ल्यूनेटिक। तीसरा बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं माइनर पर्सन, यानी जिनका एज 18 साल से कम है, ये भी एग्रीमेंट के लायक नहीं माने जाते हैं, यानी ये भी पार्टनर नहीं हो सकते। चौथा, ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट ने बैंकरप्ट डिक्लेयर किया हो। बैंकरप्ट यानी दिवालिया डिक्लेयर किया गया हो। तो दिवालिया जो व्यक्ति है, इंसॉल्वेंट पर्सन या बैंकरप्ट पर्सन, कांट बी एंगेज इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट, यानी वो भी पार्टनर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ऐसा कोई भी पर्सन जो इंडिया के एनिमी कंट्री का सिटीजन है, यानी भारत ने अगर किसी भी दूसरे देश को अगर शत्रु देश घोषित कर दिया, एनिमी कंट्री, तो उसके किसी भी सिटीजन के साथ हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी एनिमी कंट्री का सिटीजन एग्रीमेंट करने के लायक अगर नहीं है तो भी पार्टनर नहीं हो सकता। अब जैसे ही एनिमी कंट्री की बात आती है, आपके दिमाग में तुरंत पहले पाकिस्तान आ गया होगा, कुछ के दिमाग में चाइना आ गया होगा, और कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो बांग्लादेश भी आ गया होगा, कि कभी ना कभी रहा होगा। बट पॉइंट टू बी ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम लोग ऐसे ही मेरा भारत महान नहीं कहते हैं। इंडिया में आओ बम मारो, लेकिन इंडिया कभी भी किसी कंट्री को एनिमी कंट्री आज तक डिक्लेयर नहीं किया है। इवन ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड चाइना और इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया ने आज तक किसी कंट्री को एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया। बट अगर ऐसा कभी होता है भविष्य में, फ्यूचर में, तो किसी भी एनिमी कंट्री के सिटीजन के साथ हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते, यानी वो पार्टनर नहीं हो सकता। इसके बाद ऐसा कोई भी पर्सन जो फॉरेन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है जो इंडिया में रहता है, पॉइंट टू बी कीप इन माइंड, फॉरेनर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा फॉरेनर जो अपने फॉरेन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है और जो इंडिया में रहते हैं, जैसे एम्बेसीज के लोग जो होते हैं, एम्बेसडर वगैरह, राजदूत जिसको आप हिंदी में कहते हैं, तो उनसे भी हम किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी ये सारे जो पर्सन है, यानी माइनर हो गए, इडियट हो गए, लुनेटिक हो गए, इंसॉल्वेंट पर्सन हो गए, और
एनिमी कंट्री का सिटीजन हो गया, एम्बेसडर हो गया, ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी ये पार्टनर भी नहीं हो सकते हैं। ब्रिटिश पार्टनरशिप लॉ में तो एक और भी नियम है जो इंडिया में नहीं है, इक्वल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ब्रिटिश पार्टनरशिप लॉ में ये भी नियम है कि कोई हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल किसी लोअर क्वालिफाइड प्रोफेशनल के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की मीनिंग पे कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा 50 होने चाहिए, और ये ऐसे पर्सन होने चाहिए जो एग्रीमेंट करने और समझने के लायक हो। अब ये कर क्या रहे हैं? ये सारे लोग मिलकर एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। ये सारे लोग मिलकर एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। एंड बच्चों, बिजनेस लीगल भी होते हैं और इलीगल भी होते हैं। तो हम यहां जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो लीगल बिजनेस की बात कर रहे हैं, लीगल बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, जितने भी लीगल बिजनेस है, हर लीगल बिजनेस के कम से कम 2 मोटिव जरूर होते हैं। एक आपका होता है प्रॉफिट और दूसरा होता है सर्विस। बट सम लीगल बिजनेस विच हैव प्राइमरी मोटिव इज प्रॉफिट एंड सेकेंडरी सर्विस, और कुछ ऐसे भी लीगल बिजनेस होते हैं जिनका प्राइमरी मोटिव सर्विस होता है, यानी सोशल वेलफेयर, समाज के कल्याण के लिए काम करना, और दूसरा मोटिव होता है प्रॉफिट। जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल है, क्लब है, ट्रस्ट है, मंदिर है, ये सब इनका प्राइमरी मोटिव होता है सोशल वेलफेयर और सेकेंडरी होता है प्रॉफिट। पॉइंट टू बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड कि नो एनी बिजनेस कैन बी सर्वाइव ओनली इन द मोटिव ऑफ प्रॉफिट और ओनली इन द मोटिव ऑफ सर्विस, सोशल वेलफेयर और सर्विस। दोनों मोटिव होते हैं, बस प्राइमरी और सेकेंडरी का मसला है। बट पार्टनरशिप इंक्लूड ओनली दोज काइंड ऑफ बिजनेस, यानी पार्टनरशिप केवल ऐसे बिजनेस को ही इंक्लूड करता है जिनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, सेकेंडरी होता है सोशल वेलफेयर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में कभी पूछे जाते रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर 40 ऐसे लोग जो एग्रीमेंट करने और समझने के लायक हैं वो किसी ट्रस्ट को चला रहे हैं, क्या ये पार्टनरशिप है? तो अगर आप पकड़ते हैं, रेंज की बात करते हैं, कम से कम 2 ज्यादा 50, तो आपको लगता है अच्छा 40 तो हमारे रेंज में आ गए। अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस कर क्या रहे हैं? ट्रस्ट चला रहे हैं। ट्रस्ट का जो काम होता है उसका प्राइमरी मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, सेकेंडरी प्रॉफिट होता है, यानी ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप का प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना है और सेकेंडरी होता है सर्विस। तो यहां तक जो हम लोग बात कर गए अभी तक कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, ज्यादा 50 और 1% ऐसे होने चाहिए जो एग्रीमेंट करने और समझने के लायक हों, और ये लोग एक लीगल बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, और इनके बिजनेस को ऑपरेट करने का जो प्राइमरी मोटिव है ये आता है टू अर्न प्रॉफिट। अब इन सबको मिलाकर अगर आप बोलेंगे तो ये पार्टनरशिप का मीनिंग हुआ। लेकिन अभी भी एक लाइन आपको और समझनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हु विल ऑपरेट टू द बिजनेस, यानी बिजनेस को कौन ऑपरेट करेगा? तो बच्चों, पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर किसी से ना छोटा है ना बड़ा है, सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो पार्टनरशिप को कौन ऑपरेट करेगा? दैट विल बी डिपेंड ऑन द कंसेंट अमंग पार्टनर, यानी पार्टनरशिप को कोई एक पार्टनर भी ऑपरेट कर सकता है, एक से ज्यादा लोग मिलकर भी ऑपरेट कर सकते हैं, और सारे लोग मिलकर भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बट थिंग्स विल बी डिपेंड ऑन द कंसेंट, जैसा पार्टनर के बीच में आपस में सहमति होगा वैसे ही पार्टनरशिप को ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्टनरशिप का मीनिंग। अब इसको हम सीक्वेंस वाइज अगर बोले तो ऐसे हम इसका मीनिंग बता सकते हैं। When 2 or more persons not exceeded by 50 who were eligible, यानी these person must be eligible to making and understanding an agreement, operate a same legal business together for the primary motive to earn profit is known as partnership. Partnership may be operated by all of them or some of them or
any of them or some of them or all of them as per consent among partner। हमेशा याद रखिए, पार्टनरशिप में कानून के दायरे में रहकर अगर सारे पार्टनर सहमत हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। ये हो गया आपका पार्टनरशिप का मीनिंग, ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद आते हैं इसके सेकेंड टॉपिक में, जो आपका है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले भी बताया है कि पार्टनरशिप एक एक्ट है जिसको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से जाना जाता है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कायदा है, कानून है। तो पार्टनरशिप एक्ट यानी साझेदारी अधिनियम 1932 में जो डेफिनेशन पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है वही डेफिनेशन किसी भी बुक में अवेलेबल है आपके पास, और जो एक्ट में जो डेफिनेशन दिया रहता है उसमें कोई भी वर्ड ना तो आप काट सकते हैं ना अपने पास से ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको वही बोलना है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, एक्ट की बात होगी। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आते रहते हैं कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां दिया गया है। तो याद रखिए, पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो पार्टनरशिप एक्ट यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दिया गया है। सेक्शन 4 याद रखेंगे, सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया गया है। अब वो डेफिनेशन क्या है? एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट दैट पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस एक्टिंग बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन हो गया। इसमें कोई भी वर्ड हम अपने पास से आप अपने पास से ऐड या लेस नहीं कर सकते हैं। जैसा सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया गया है एज इट इज आपको वही बताना है या वही लिखना है एग्जामिनेशन में। अगर डेफिनेशन पूछा गया है तो ये आपका दूसरा टॉपिक खत्म हो गया, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद आते हैं आपका अगला जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब फीचर्स के जगह पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लिख सकते हैं, एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं। तो पार्टनरशिप के फीचर्स में हम आते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखो कि अगर किसी भी टॉपिक का एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता है तो फीचर कोई अलग से कोई चीज नहीं होती। फीचर में हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले एक नॉलेज के लिए अगर आप चाहें तो जान सकते हैं, पार्टनरशिप का जो फीचर्स है उसका एक्सप्लेनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 10 में किया गया है। यानी पार्टनरशिप का जो फीचर है, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 10 में इसके फीचर को एक्सप्लेन किया गया है। अब पहला फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर आपका है नंबर ऑफ पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पहला फीचर आपका हो गया नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ मेंबर या नंबर ऑफ पार्टनर्स। आपको मीनिंग में बताया है कि पार्टनरशिप में जो मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं 2 होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 50 होते हैं, जो आपको पहले बताया गया। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर है या पार्टनर है वो है 50 है, तो आपको पता है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं किया गया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई 50 फिर कहां से आ गया? इंडियन कंपनी 2013 के सेक्शन 464
इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 464 में बताया गया है कि पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो 50 होंगे। हालांकि ये 50 भी 2013 में नहीं बताया गया, ये रिवाइज हो गया था 2014 में। 2014 में बताया गया है, लेकिन हम इंडियन कंपनी 2013 ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अभी भी हम इसको 2013 ही हमको बोलना है और लिखना समझना है। तो ये तो पहला फीचर हो गया नंबर ऑफ पर्सन, यानी कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 एज पर सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 रिवाइज 2014। इसके बाद दूसरे फीचर की हम बात करते हैं जो मीनिंग में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा फीचर आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनरशिप जब स्टैब्लिश होता है, रेज होता है या क्रिएट होता है, तो बगैर पार्टनर के बीच एग्रीमेंट हुए हम पार्टनरशिप को क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। यानी हमको बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में एक पूरी मीटिंग होती है, प्रपोजल होते हैं, एक्सेप्टेंस होते हैं, उसी को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। एंड पॉइंट टू बी ऑलवेज कीप इन माइंड कि एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप में बी रिटन और ओरल, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया आपका दूसरा फीचर एग्रीमेंट। नेक्स्ट फीचर पर आते हैं बिजनेस। किसी भी पार्टनरशिप में एक बिजनेस होना चाहिए एंड बिजनेस मस्ट बी लीगल एज पर इंडियन लॉ। अगर हम इंडिया में पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस इंडियन लॉ के हिसाब से लीगल होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं मोटिव में। ये भी आपको मीनिंग में बताया गया है कि पार्टनरशिप का जो प्राइमरी मोटिव होता है इज टू अर्न प्रॉफिट। इसके बाद हम इसके ऑपरेशन में आते हैं कि पार्टनरशिप को कौन संचालन करेगा। तो एज पर कंसेंट अमंग पार्टनर, जो आपको पहले भी मीनिंग में बताया गया है कि पार्टनरशिप में बी ऑपरेट बाय एनी ऑफ देम और सम ऑफ देम or all of them, but point to be always kept in mind that things will be depend on the consent among partner। इसके बाद एक अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आते हैं व्हाट यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो पार्टनरशिप में जो एक और फीचर है, इसमें पार्टनर के लायबिलिटी अनलिमिटेड होते हैं। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी है जिसको पार्टनरशिप फर्म यानी बिजनेस उस लायबिलिटी को पे करने में सक्षम नहीं है, यानी बिजनेस के पास उस लायबिलिटी को पे करने की एबिलिटी नहीं है, तो पार्टनर उसको पर्सनल यानी उस लायबिलिटी को पार्टनर पर्सनली यानी अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से उस लायबिलिटी को पे करेंगे। ये आपका होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में और फिर आगे जैसा भी हमने टॉपिक बताया हुआ है, जो कंटेंट बताया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।